हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो हरियाणा पीजीटी लेक्चरर की जो वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था और उसका जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था तो मैंने तुरंत वीडियो बना दी थी और आपको अपडेट कर दिया था। देखो, और मैंने उसमें बोला भी था कि उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, मतलब हरियाणा में जो पीजीटी लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक चलेंगे ये, ठीक है। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आपसे बोला था कि मैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा और सब सिलेबस के एनालिसिस को लेकर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं देखो, मेनली ये जो वीडियो रहेगी वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर रहेगी, क्योंकि आरपीएससी और अदर स्टेट जो हैं उनका एग्ज़ाम लेने का तरीका अलग होता है और हरियाणा की जो पीजीटी लेक्चरर है इनका एग्ज़ाम लेने का तरीका अलग है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम का प्रोसेस, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, एक होता है सब्जेक्ट टेस्ट, एक होता है यहाँ पर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये प्री हो गया, ये हो गया मेंस और ये हो गया आपके इंटरव्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें आपके ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, सब्जेक्ट के टेस्ट जुड़ेंगे, इंटरव्यू के सॉरी सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा इसके मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे आपके, और इन दोनों के बेस पर ही आपकी क्या निकलेगी, फाइनल कट ऑफ निकलेगी। तो इस एग्जाम पैटर्न के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मेनली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, पे स्केल, ये तो इसके बारे में तो अपन फटाफट देख लेंगे। मेनली अपन को देखना है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। उससे पहले मैं एक बार ये और बताता हूँ आपको कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 23 तारीख को रिलीज़ हो गया था और 25 तारीख को 25 जुलाई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जो कि 14 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भर्ती आई है इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो ये यहाँ पर 255 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो यहाँ पर 140 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और जनरल की 140 हैं, तो इस पर आप इजीली अप्लाई करना। और ये यहाँ पर इस तरीके से ऑनलाइन, और इसका कब क्लोजिंग डेट है उसके बारे में है। अब देखो, इसके जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर 3 है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर वो 3 कौन कौन सी हैं, तो भैया उसके बारे में एक बार देखना। देखो, यहाँ पर एक तो क्या है, इधर मैट्रिक जो है, मतलब 10th क्लास में आपकी हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, जो अपने होता है जनरली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर +2, ठीक है, +2 BA या MA, इनमें हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब हिंदी एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपके। अपने पता है अपने 12th क्लास में हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट तो आते ही हैं, तो हिंदी होना चाहिए, और या फिर 10th तक हिंदी और संस्कृत हुई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब हरियाणा टेट, H-TET जो है ये होना चाहिए आपके पास, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब S-TET होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास में, एक चीज़ तो क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, सबके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ही होता है, GAR में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक तो। इसके अलावा बात करें अगर कोई, अब देखो, अब ये पीजीटी जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग है, तो मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर। तो केमिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पर एक तो MSc केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो MSc है वो मतलब केमिस्ट्री से भी हो सकती है, और बायो केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर इसके लिए मतलब पीजीटी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, बट उनके 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, किसमें, MSc में, ठीक है। और बीएड होनी चाहिए उनके पास में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो तो होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। MSc और बीएड जिसके पास है वो उसके लिए एलिजिबल है। बस यहाँ पर क्या है कि उसके पास H-TET भी होना चाहिए, ये है थोड़ा सा। अगर ये H-TET नहीं है तो फिर वो एलिजिबल भी नहीं है। आगे चलते हैं अपन, ये मैंने आपको बताई दिया इसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखो ये 3 होंगे इधर सिलेक्शन प्रोसेस। एक तो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, एक होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एक होगा अपने इंटरव्यू, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो ये एक तरीके का प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। ये क्या हो गया, प्रीलिम्स, ये हो गया मेंस, और ये हो गया इंटरव्यू। तो एक तरीके से ये जो सिविल सर्विसेज होती है उसकी तरह एग्जाम हो रही है। तो यहाँ पर ये 100, अब इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपरली अपन, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, सब्जेक्ट टेस्ट के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। देखो, मैं प्रॉपरली आपको डिटेल में बताता हूँ कंप्लीटली। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा आपका, ये आपका कैसे होगा, MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ही होगा, और 2 घंटे का ये पेपर होगा, क्लियर है। और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और मेनली यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो वो क्या क्या है, इधर अपन देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब हर एक गलत आंसर के लिए आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे, मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, क्लियर है।
आगे देखना यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि आपके मतलब OMR जो होगी, ठीक है, वो उसमें 5 ऑप्शन आएंगे। मतलब जो OMR है उसमें एक क्वेश्चन में आपके 5 गोले होंगे, ABCDE। ई जो है ABCD में तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शंस होंगे। ई जो है अगर आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना है, लीव करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पर ई ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ई ऑप्शन को भी सेलेक्ट करके आना है। तो ध्यान रखना, अगर आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका वो भी रॉन्ग आंसर माना जाएगा। मतलब आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो कोई भी ऑप्शन है यहाँ पर, कोई भी गोला काला नहीं करते, तो उस केस में भैया आपके ध्यान रखना आपका रॉन्ग आंसर माना जाएगा वो, ठीक है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 140 सीट है यहाँ पर जनरल की, तो कम नहीं होती। और सिलेक्शन की बात करूँ तो सिलेक्शन तो एक सीट पर भी हो जाता है, बस आप में जुनून जज्बा होना चाहिए, ठीक है, उसी तरीके से आपकी मेहनत होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अगर कोई क्वेश्चन कोई कैंडिडेट है, अगर वो किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर वो अटैम्प्ट करेगा तो उसको डार्क करना पड़ेगा इन गोलों में से, और अगर वो नहीं करता है तो वो क्या माना जाएगा, वो नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसमें नेगेटिव क्या होगा, डिडक्शन होगा। कितना होगा, 1/4, ठीक है। तो 5 में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इधर ये भी लिखा हुआ है, अगर 10% से ज़्यादा, अगर 10% ज़्यादा अगर कोई छोड़ देता है, मतलब एक भी गोला काला नहीं करता है, तो वो पूरे एग्जाम से ही क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। क्लियर। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, मतलब एग्ज़ाम का मीडियम होगा वो कैसा रहेगा, इनकी बात करें अपन, ठीक है, किसकी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इनके जो अपन बात करें केमिस्ट्री की रिगार्डिंग, बाकी आप देख लीजिए। तो इनका तो क्या होगा, केवल इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। जनरली क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं, केवल लैंग्वेजेस को छोड़कर वो सभी किसमें आते हैं, बाइलिंगुअल आते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, ये सब किस में आ रहे हैं, यहाँ पर ये तो आ रहे हैं किस में, मेनली इंग्लिश में। बाकी और अदर जो सब्जेक्ट हैं वो आएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है। और बाकी लैंग्वेज के जो पेपर हैं वो किस में आने वाले हैं, आपके उसी लैंग्वेज में आएंगे। क्लियर है। तो लैंग्वेज वाला मैंने बता दिया, साइंस वालों के केवल और केवल ही इंग्लिश में पेपर आएगा। इधर बात करें अपन यहाँ पर, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ से स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें 4 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। क्लियर है। और उनके 25% मार्क्स ये जो है आने चाहिए कम से कम, ये तब उनको माना जाएगा। और अगर इतने नहीं आते हैं, मतलब 4 टाइम कैंडिडेट अगर नहीं होते हैं, तो जो कमीशन है अपना, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। मतलब अगर 4 गुना से कम यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं या वो नहीं हो पाते, इतने इसके आसपास रहते हैं, तो कमीशन जो है HPSC वो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला सकता है डायरेक्टली भी। ठीक है। तो यहाँ और उसके अलावा क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इज स्क्रीनिंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड। मतलब यहाँ पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट में, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वो भैया यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, इसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए और आगे फाइनल मेरिट के लिए। क्लियर। इसके अलावा ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात करूँ तो एक तरीके से ये मेंस हो गया। इसमें देखिए अपन, तो ये जो 3 घंटे का पेपर होगा आपका, और ये 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, सॉरी मार्क्स होंगे, 150 मार्क्स का है ये, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है ये। ठीक है। मतलब ये सब्जेक्टिव होगा आपका। मीडियम बात करें तो मीडियम तो आपको इंग्लिश ही रखना है इसका भी। क्लियर। इधर देखिए अपन, इधर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। मतलब यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब इंटरव्यू कॉल जिनके पास आएगा, वो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ से अगर कोई पास होंगे तो 2 गुना कैंडिडेट इधर पास होंगे। क्लियर है। और उसके अलावा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उनके 35% मार्क्स तो सब्जेक्ट में होने चाहिए, तभी वो माने जाएंगे। और इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो फाइनल मेरिट में जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 87.5%। मतलब 87.5% किसका वेटेज रहेगा, सब्जेक्ट टेस्ट का। स्क्रीन टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अब बाकी जो बचा 12.5% वो किसका रहने वाला है, इंटरव्यू का रहने वाला है। जो कि लिखा हुआ देखो, इंटरव्यू अपना है 3rd स्टेज में। ठीक है। इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर 255 सीट है तो 255 का आप क्या कर लो, डबल कर लो। दैट मीन्स यहाँ पर 510 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं अपन, इसका वेटेज जो रहेगा इंटरव्यू का कितना रहेगा, 12.5%। और फाइनल मेरिट जो बनेगी दोनों को मिलाकर बनेगी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस, हाँ जी, इंटरव्यू। ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू, इन दोनों के बेस पर क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया 42 ईयर का रहेगा। मतलब 42 ईयर तक के कैंडिडेट अगर हैं तो वो यहाँ पर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। जबकि RPSC अपन राजस्थान में बात करें या अदर स्टेट में बात करें तो वहाँ पर 40 का है, यहाँ पर 2 साल यहाँ पर वैसे ही रिलैक्सेशन है। क्लियर। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर बेसिक पे जो रहेगा 47,600 से स्टार्ट होकर ये 1,51,100 तक जाएगा। जबकि अपन यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो राजस्थान RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में देखते हैं तो ये 57,700 से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, पे स्केल।
इधर बात करें अपन, इसके अलावा प्लस यूजुअल अलाउंस होंगे, जैसे डीए एचआरए वगैरह होते हैं, या फिर अदर स्टेट के कोई अलाउंसेस होंगे तो वो मिलेंगे आपको, और जो एप्लीकेबल होते हैं टाइम टू टाइम। तो ये हो गया इसके बारे में। सिलेबस की बात करें तो अपन सिलेबस आपका 11th 12th और यूजी पीजी का रहेगा। पीजी के भी इतनी यूनिट्स नहीं होंगी जितने आपके 11th 12th और यूजी का रहेगा मेनली, ठीक है। तो मेन यहाँ पर जो सिलेबस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से तो काफ़ी कम आता है जिससे अपन बात करें, बस यहाँ पर बेसिक चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये आ जाएगा, मैटर के बारे में आ जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस की अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कहाँ दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इधर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में है, ठीक है। तो एटम के बारे में कंप्लीटली आगे जैसे अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, बोर मॉडल पढ़ते हैं इधर अपन, ठीक है। उसके बाद अपने कौन आता है, डी ब्रोगली का वो आता है ड्यूल नेचर वाला कंसेप्ट, इधर हाइजेनबर्ग का आ जाता है। फिर अपने ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है, मतलब श्रोडिंगर जैसे एंट्री करता है उसके बाद तो पूरी क्वांटम आ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन इक्विलिब्रियम है, आपके सरफेस केमिस्ट्री है, तो ये चीज़ें तो अपन पढ़ते आए हैं शुरू से ही 11th 12th क्लास से ही। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें आपकी कंप्लीट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि वीबीटी, एमओटी, ये सब कुछ दिया हुआ है। इवन आपके हाइब्रिडेशन दिया हुआ है एसपीडीएफ ऑर्बिटल के रिगार्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी हुई है और थर्मोडायनामिक्स दी हुई है। आगे देखिए अपन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक तरीके से पीरियोडिक टेबल दे दी एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दे दी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया हुआ है कि इसको कहाँ पर काम में लेते हैं और क्या क्या रिएक्शन है इसकी। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब आप एलिमेंट्स को किस तरीके से आइसोलेशन करोगे, उनके प्रोसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है, पी ब्लॉक के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल दे दी इस वाली स्लाइड में, ठीक है। इधर देखिए तो ये क्या है 16 नंबर पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारे आ जाएंगे, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, ठीक है, और कंसेप्ट आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म दे दी, और यहाँ पर कंप्लीटली इन्होंने क्या दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, इसके अलावा ये मतलब ये नॉमेनक्लेचर में ही आ गया आपके, ठीक है। हाइब्रिडेशन के बारे में आ गया आपके ये। इधर अपन इधर देखिए मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई किस तरीके से करोगे, वो सारी चीज़ें आ गई इधर। आगे चलते हैं तो हाइड्रोकार्बन के बारे में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइन्स, ट्राइन्स, इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ गए, हगल्स रूल वगैरह। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में आ गया, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स के बारे में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर अब आने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन्स, ये सब सारी चीज़ें आ गई। पॉलीमर्स आ गए अपने, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आ गए अपने। इसके अलावा ये अपना पूरा सिलेबस रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स है, अपने कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारी चीज़ें अपने आ गई हैं। तो ये अपना सिलेबस है। तो मैं अगर कंप्लीटली बात करूँ सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस मैंने बता दिया है आपको। और सिलेक्शन प्रोसेस 3 तरीके से होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू। तो और सीट यहाँ पर 255 सीट है, ठीक है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि 42 ईयर का है। पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया कितना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इंटरव्यू जो होगा आपका केवल 12.5% इसका वेटेज रहेगा, बाकी जो वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई वेटेज नहीं है। क्लियर है? पे स्केल आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई करें जल्दी जल्दी, सिलेबस आपके सामने है। और भी कोई अगर अपडेट आती है एचपीएससी पीजीटी लेक्चर को लेकर, या फिर अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी रिलीज़ होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही आती है मेरे पास वैकेंसी, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है वैसे ही मैं आपको बता दूंगा ये, ठीक है। तो कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई क्वेरी फिर भी बची हुई हो, कोई बात आपको जाननी हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और मुझसे अगर आपको डायरेक्टली बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।